नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमेशा की तरह मेरे पास 3 ही खबरें हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए मैं तो जल्दी-जल्दी बात खत्म करके आपकी तरफ अगले कामों पर लगना चाहता हूँ, मगर ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि मेरी समझ से बाहर होता है। ये तो सबसे बड़ा जो मामला है वो तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जी ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का अच्छा चलें शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के ऊपर मैं एंड में आ जाता हूँ। उन्होंने जो खच मारी है लेकिन मैं पहले ज़रा चौधरी इलियास साहब का एक केस है। अच्छा ये बहुत बहुत कम लोगों को पता है। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शायद कुछ लोगों ने चलाया हो, तो थोड़े बहुत लोगों को पता हो, लेकिन ये कभी अभी तक मैंने मीडिया के ऊपर इस बारे में कोई खबर नहीं सुनी क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये चौधरी इलियास साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक आज़ाद उम्मीदवार थे, मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन इलेक्शन में जैसे बाकी सारे कैंडिडेट्स आजाद खड़े हुए थे, ये भी बेचारे आजाद थे। तो इन्होंने जो है वो हराया आबिद रजा कोटला साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एंड ही इज वन ऑफ द जिसे कह सकते हैं आपके स्टालवर्ड्स ऑफ पीएमएलएन, गुजरात से वाहिद आदमी जो कि इनविंसिबल जिसे कहते हैं ना, कभी हारा ही नहीं। हर दफा चौधरियों को उसने जिस तरह से डंडा देके रखा है और चौधरियों को जो है वो जिस तरह से उसने टक्कर देके रखी है, डंडा तो नहीं कहना चाहिए, टक्कर देके रखी है गुजरात के अंदर। ही वाज द ओनली कैंडिडेट इन पीएमएलएन जो कि उनको उनके साथ जो है ना वो मथा लगा सकता था। तो चौधरी आबिद रजा कोटला को हरा कर आने वाले चौधरी इलियास जो हैं, एनए 62 गुजरात से ये इलेक्शन जीत कर आए थे और उसके बाद से ये गायब थे। अब मसला बड़ा मजेदार है। वो ये था कि जी ये कह रहे थे कि मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूं, लेकिन इनको इतलात के मुताबिक फॉर्म 47 जो है वो इनको नहीं मिल रहा था। अच्छा, फॉर्म 47 जब काफी दिनों तक नहीं मिला तो फिर इन्होंने एक गेम खेली। इन्होंने गेम ये खेली कि ये गए चौधरियों के पास और इन्होंने जाके काफ लीग में अपनी सेटिंग कर ली और काफ लीग के साथ सेटिंग करके इन्होंने कहा कि बस ठीक है, अब मैं जो है ना वो यहाँ से काफ लीग में शामिल हो रहा हूँ। और इन्होंने एफिडेविट वगैरह भी लिख लिया, सब कुछ हो गया और फॉर्म 47 हासिल कर लिया। उसमें इनकी जीत की नोटिफिकेशन हो गया। जीते हुए थे, फॉर्म 47 नहीं मिल रहा था, जीत का नोटिफिकेशन भी हो गया। अब ये कहते रहे कि मैं पीटीआई के साथ हूं, पीटीआई के साथ हूं, पीटीआई के साथ हूं, लेकिन कुछ मसला बना हुआ था और सामने भी नहीं आ रहे थे। अब पीटीआई ने जब ये फैसला कर लिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सब लोग जाएंगे, तो अब ये जा नहीं रहे थे। इनको लोग कह रहे थे कि भाई आप जाएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो, मगर वो किसी सूरत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा नहीं रहे थे और नेशनल असेंबली में अपीयर ही नहीं हो रहे थे कि जाके अब उन्होंने वो जमा भी कराना होता है। बिल आखिर हुआ ये है कि भाई साहब ने अपना एफिडेविट जो है वो जमा करा दिया है और एफिडेविट जमा उन्होंने करवाया है मुस्लिम लीग काफ का इलेक्शन कमीशन में। और अब जब लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमें बताएं कि काफ लीग के एग्जैक्टली कितने कारकुनान या कितने उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीत के नेशनल असेंबली का हिस्सा बने हैं, तो उन्होंने बताया कि जी पहले इतने थे और अब एक का इजाफा हो गया क्योंकि हमें एक नया एफिडेविट जो है वो रिसीव हुआ है और वो है चौधरी इलियास साहब का। और अब ये मुस्लिम लीग काफ के मेंबर हैं और ये शहबाज शरीफ की हिमायत करेंगे। इन्होंने जो है वो उमर अयूब के हक में वोट वैसे तो कहा जा रहा है कि दिया है, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि अगर मुस्लिम लीग काफ के पार्लियामानी लीडर इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजते हैं तो चौधरी इलियास पर डिफेक्शन क्लॉज भी लागू हो सकती है। इस मामले पर चौधरी इलियास का मौकफ जानने के लिए बार बार कॉल्स और मैसेजेस किए गए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये भी एक मसला है कि उन्होंने उमर अयूब को वोट भी दे दिया है, काफ लीग में शामिल भी हैं और शायद उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी लग सकती है, मगर अब उनका करना क्या है, ये काफ लीग ने फैसला करना और फिर अब ये इलेक्शन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चौधरी आबिद रजा कोटला साहब जो हैं उनको करार दे दिया जाए विनर, मतलब हो सकता है ना, क्योंकि जिस तरह से करार दिया जा रहा है, एक बाय इलेक्शन हो और उसमें कहा जाए कि नहीं चौधरी आबिद रजा कोटला जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो एनए 62 से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो हम क्या कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, बाकियों का आप लोगों ने क्या कर लिया जो इनका कुछ कर लेंगे। तो ये एक सूरत हाल है और मैं जरा चेक करना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फाइनल रिजल्ट दिया है उसमें कितने वोटों का डिफरेंस है। बट दिस इज वेरी फनी। मैं यहाँ पर उनको बुरा भला भी कह सकता हूँ, ये भी एक ऑप्शन है कि मैं कहूँ कि देखा ना, ये इसी तरह के हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो खड़े नहीं हो सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। द थिंग इज कि यार अब आप इसमें क्या बहस करेंगे एक बंदे से जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने इलेक्शन जो है उसके साथ इस तरह से हैंड किया गया हो, जिसके साथ उसको जबरदस्ती जो है वो आपने कहा हो कि नहीं इसके हमने करवाना ही करवाना है, इसको दूसरी तरफ लेकर ही जाना है, तो आप उसके बारे में फिर और क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि चौधरी इलियास साहब जो हैं वो बेचारे इस वक्त मजबूर हैं, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते। अब एक एमएनए एक बंदा जो है वो इलेक्शन जीत के बन ही गया है, तो अब उसका आप क्या करेंगे, मतलब ये तो जाती वाली बात है ना कि अगर आप कहें कि नहीं इसको अभी भी नहीं बनाना चाहिए, तो मैं उनको कम से कम आई सिंपैथाइज विद हिम।
दूसरी खबर जनाब ये है कि बिल आखिर हम सबका ड्रेडेड जो डिसीजन था वो हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि कल कैबिनेट अनाउंस होगी और उसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बनने वाले हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के ओहदे पर आएंगे और SAPM बन रहे हैं राना सनाउल्लाह। फिलहाल सेनेट के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि वो SAPM की जगह साथ मिनिस्टर भी बन जाए अगर वो सेनेटर बनते हैं। साथ साथ एक और जो है वो ये मामला हुआ है कि अपना वो जो बैंकर साहब हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हमने कहा कि थोड़ा सा इस पर भी अपडेट कर दें कल, अलबत्ता क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की भी एक मुलाकात रिपोर्ट हुई है कि उनको शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि यार ये क्या मसला है, कितने दिन हो गए इलेक्शन हुए हुए, अब आप कैबिनेट अनाउंस करें, आपको अब हलफ लिए हुए भी तकरीबन 10-12 दिन हो गए। तो वो हलफ कल, मतलब वैसे तो हलफ लिए हुए नहीं, मतलब वो तो संडे को हलफ हुआ था, लेकिन उससे पहले इलेक्शन तो हो चुका हुआ है ना। तो अब जो है वो बहरहाल कैबिनेट जो है मोस्ट लाइकली, अब अताउल्लाह तारड़ साहब की भी बात आई है और भी लोगों ने बताया, वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 24 घंटे में फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास एक नई नवीली काबीना भी होगी और उसके अंदर मैंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, बाकी लोगों के नाम कल आ जाएंगे। फाइनली शेर अफजल मरवत, तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं ये एक अजीबो गरीब एक कैरेक्टर है। अब वो कह रहा है कि हमने जो है वो पता चला है कि जी मेरे ऊपर, मतलब शेर अफजल मरवत के ऊपर जो है वो कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रही थी कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के ज़रिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है और उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे जो है वो मरियम नवाज है और वो मरवाना उनको चाहती हैं और वो मरवाना चाहती हैं थ्रू जिंदाल, वो जो इंडिया का एक टाइकून है जो कि मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी से या वो सॉरी ये लोहे के काम का, जहां तक मुझे याद है ये 2015-16 का किरदार है एक। उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। इसके बारे में स्टोरी आई थी कि नवाज शरीफ साहब की इनकी मुलाकात हुई थी कहीं नेपाल शिपाल में किसी जगह पर। ये जिंदल स्टील एंड पावर, ये इनका काम है, जिंदल स्टील पावर। तो इसका उसका ये उससे इनका ताल्लुक है। इन्होंने कहा कि ये जिंदल के जरिए, अब जिंदल जो है इज वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना कि बिगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया, और इंडिया के बिजनेसमैन जो है ना वो कोई छोटे, जब व्हेन आई से वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया, दैट्स समथिंग, दैट्स नॉट समथिंग जिसको आप कहेंगे कि ये कोई इतनी छोटी मोटी बात है। इंडिया के बिजनेसमैन होना और वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन बिजनेसमैन होना ये कोई छोटी बात नहीं होती। अब जिंदल साहब जो हैं उनके बारे में शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि इसके जरिए मरियम नवाज ने उसको ठेका दे दिया है कि शेर अफजल मरवत को मरवाना है। शेर अफजल मरवत को मैं कह रहा हूं कि इसको बंदा जिंदल जैसे जो है ना वो नौकरी पर ना रखे। मैं एक और लफ्ज बोलने लगा था लोहे से मुतालिक, मगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं ऐसी किसी के भट्टी में किसी को फिकवाऊं, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, मुंह से नहीं निकालना चाह रहा। अल्लाह शेर अफजल मरवत साहब को बड़ी लंबी उम्र दे, मगर ये किस किस्म की बातें करते हैं यार। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें पीछे वो खड़ा हुआ है साहिबजादा हामिद रजा, जो जिसकी लॉटरी निकली है सुन्नी ताज काउंसिल वाला। मतलब ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक फिल्म जो है ना वो इस वक्त इस असेंबली का हिस्सा है और इस पॉलिटिकल सिचुएशन का हिस्सा है। आई मीन मैं आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो चौधरी लियाज साहब वाली बात भी की है। मैं वैसे भी कह रहा हूं कि धांधली वगैरह की बात हुई है, मगर मैं आई ऑल्सो फील कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते वाकई, इनको वैसे फॉर्म 47 मिल जाते जैसे फॉर्म 45 मिले थे, तो ये क्या कर रहे होते इस वक्त हमारे साथ। ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने जो है वो मुझे जंदल के जरिए, अच्छा कोई कहानी बना ले यार, कह दे कि यार वो फलाने वो परवेज खटक को जो है ना वो सुपारी दी है मेरी, या किसी और का नाम ले ले, ये कह दे जरदारी मुझे शर्जील मेमन के जरिए मरवाना चाहता है, ये इस तरह की बातें कर लो, लेकिन जिंदाल के जरिए मुझे मरवा, मतलब ये तो वही बात है कि मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर एटम बम मार दे हम। या वो एक किंग कॉन्ग का एक सीन है जो वो थी ना किंग कॉन्ग, वो डायनासोर वाली कुछ सालों पहले जो आई थी, वो मैं सिनेमा में देख रहा था तो मैं बड़ा हंसा था उस सीन के ऊपर कि वो जब वो साइलेंट पर जाते हैं तो वहां पर ना मक्खियां उनको पड़ जाती हैं, तो शहद की मक्खियां होती है तो वो उनको पड़ती है तो वो बंदा ना क्लाचनकोफ खोल देता है। तो ये ऐसे ही है कि शेर अफजल मरवत को मरवाने के लिए जो है
ना वो बंदा एक हायर करे क्या कहते हैं ड्रैगन या डायनासोर कि यार शेर अफजल मरवत नहीं हमारे काबू आ रहा तो जिंदल से मरवाना है। और जिंदल के पास और कोई काम नहीं रह गया, उसको वो इतना बड़ा टाइकून है, उसके पास लोहे का काम उसका इतना है कि इसके वो बंदूक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता वो लोहा जिसके जिसको जिसको जिससे बंदा जिंदल को मारोगे यार, अगर इस बंदे को मैंने मारना ही था ना, मतलब ये सारी की सारी बंबई का अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड सारा जो है वो एक से बढ़कर एक ट्राइबल एरिया के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ तालिबान बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े मतलब कारीगर लोग बैठे हैं। ये तो मुल्क ही ऐसा है कि यहाँ पर तो दूर दराज से दुनिया भर से दहशतगर्द आके इकट्ठे होते हैं। ये हमारा मस्कन है, ये हमारा सेफ हेवन है। और यहाँ से यार मतलब सुपारी देने के लिए जिंदल मिला इनको। तो शेर अफजल मरवत को मैं खुदा की कसम में इस आदमी को सीरियस नहीं ले सकता। मैंने 3-4 दफा कोशिश की है, मैंने बहुत दफा बल्कि कोशिश की, 3-4 दफा तो मतलब मैंने एफर्ट पूरी स्ट्रगल के सर ये किए, मैंने दिल में कई दफा ठाना है कि मैं इसको सीरियस लूं, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो अब ये बंदा मसला ये होता है कि इसका मुकाबला होता है आदिल राजा से और हैदर मेहदी से। मैं कहता हूँ यार ठीक है, फिर शेर अफजल मरवत ही ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ डायलेमास दैट वी फेस टुडे इन पाकिस्तान। और फिर हमें जो है वो ताने दिए जाते हैं कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जो है वो खुलकर नहीं बोल रही इमरान खान के हक में। किसके हक में बोले यार, शेर अफजल मरवत के हक में बोले? तो अब आप खुद ही बताएं क्या किया जाए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मैं तो फिलहाल जो कुछ मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ। अली वारसी को नया दौर के और इंडियन के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए, आदाब।